तो यहाँ पे गिवन हमको एक कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू 1/10 एज अ हीट इंजन, ठीक है। उसको हमको यूज़ करना है एज अ रेफ्रिजरेटर। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 joules, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर विल बी, ठीक है। देखो जो हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है ऑफ अ कार्नोट इंजन और जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है फॉर रेफ्रिजरेटर, जिसको हम बोलते हैं बीटा, उनके बीच में रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, ठीक है। और यहाँ पे हमको ईटा की वैल्यू गिवन है 1/10, ठीक है। तो यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.1 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हमारा बीटा होता है वो बराबर होता है जो हमारा कोफिशिएंट परफॉर्मेंस होता है, दैट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वॉयर अपॉन टोटल वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ईटा है मेरे पास वो क्या है, जो हीट एनर्जी लॉस्ट है Q1 अपॉन टोटल वर्क डन, राइट। तो यहाँ से जो वर्क डन है मेरे पास वो इक्वल टू 10 है कंपैरेटिवली, ठीक है। अब अगर ये सेम वर्क डन मैं यहाँ यूज़ करूँ तो Q2 की वैल्यू आएगी मेरे पास इक्वल टू 9 इंटू डब्ल्यू, जो कि बराबर है 9 इंटू 10 के इक्वल टू 90 जूल्स। सो इतनी एनर्जी मेरा रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जब उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा या फिर उसका जो एफिशिएंसी है 1/10 होगा, राइट। तो गिवन ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है फॉर द गिवन क्वेश्चन, दिस एक्सप्रेशन, ओके। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा जो एंगल ऑफ टिप होता है tan ऑफ थीटा, ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। और यहाँ पे हमारे पास होती है वैल्यू दूसरी, जो अगर हमने एक डिफरेंट प्लेन ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो उसके हम लिखेंगे v अपॉन सम h cos थीटा, ठीक है। जितना थीटा 1 थीटा में डिफरेंस होगा, राइट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम h1, ठीक है। और सिमिलरली थीटा 2 के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम v अपॉन h2, ओके। अब बिकॉज देखो जो हमारे h1 और h2 जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, h1 एंड h2 जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये हमको ऊपर गिवन है कि दीज टू वर्टिकल प्लेन्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ कि अगर मैं ये लिखूँ h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट स्क्वायर होगा, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वो h स्क्वायर होगा, राइट। तो बस यहाँ से हमको हमारा वैल्यू क्रैक करनी है। हम किस तरह क्रैक करेंगे, यहाँ से ऊपर से एक्सप्रेशन से हमारे पास है 1 2 3 जो हमारे इक्वेशंस हैं, इनसे हम h1 h2 और h की वैल्यू पिक करेंगे और अपनी इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ आएगा हमारे पास v अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू v अपॉन tan थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस v अपॉन tan थीटा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको ऊपर होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ से अब देखो v तो यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है, तो यहाँ पे v को कैंसिल कर देंगे सारा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारे पास tan थीटा को लिख लेंगे 1 में tan थीटा को लिख लेंगे cot थीटा, राइट। तो आएगा cot थीटा स्क्वायर इक्वल टू cot थीटा 1 स्क्वायर प्लस cot थीटा 2 स्क्वायर। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर द गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। क्या पूछ रहा है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो हमें पता है कि E/B इज इक्वल टू C होता है। तो ERMS, E क्या होता है, E नॉट को हम लिख सकते हैं या E को लिख सकते हैं ERMS इंटू √2, या हम इसको लिख सकते हैं ERMS इज इक्वल टू E0/√2। तो हमें क्या मालूम है, हमें पता है कि ERMS की वैल्यू दे रखा है। तो ERMS दिया है 6 वोल्ट पर मीटर, 6 √2 हो जाएगा ये हमारा वोल्ट पर मीटर E0 की वैल्यू।
तो यहाँ से हमें ई नॉट की वैल्यू पता चल गई, तो बी नॉट की वैल्यू पता कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई सी इज इक्वल टू बी नॉट। तो बी नॉट क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या है 6√2 डिवाइडेड बाई सी, और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये दे देगा 2√2 × 10⁻⁸ टेस्ला इज इक्वल टू बी नॉट। तो हमें यहाँ से बी नॉट की वैल्यू मिल गई, यही हमारा पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × √2 की वैल्यू 1.414 × 10⁻⁸ टेस्ला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट। तो बी नॉट हो जाएगा यहाँ से 2.83 × 10⁻⁸ टेस्ला। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, पता है कि बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू होता है, बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू होता है P अपॉन माइनस डेल्टा V बाई V, ये होता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा V बाई V इक्वल्स टू P बाई B, P बाई B। अब हम देख लेते हैं हमारा V क्या होता है, V इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ एरर फॉर्मूले से अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा V बाई V इक्वल्स टू, ये हमारा सब कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा R बाई R। तो डेल्टा V बाई V की जगह हम इससे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस निकालना है तो इसको हम अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3 डेल्टा R बाई R इक्वल्स टू P बाई B। तो यहाँ से हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस डेल्टा R बाई R आ जाएगा, डेल्टा R बाई R आ जाएगा इक्वल्स टू P बाई 3B। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, P बाई 3B, P बाई 3B, P बाई 3B, P बाई 3B हमारा हो जाएगा C करेक्ट ऑप्शन। माइक्रोस्कोप फॉर 2 वेवलेंथ, जहाँ की लेमडा जो है लेमडा 1 हमारा 4000 एंगस्ट्रम है और लेमडा 2 6000 एंगस्ट्रम है। ठीक, हमको क्या पूछा रहा है, रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो हमको ये मालूम है कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कि रिजॉल्विंग पावर यानी हमारा P1 रिजॉल्विंग पावर फर्स्ट का अपॉन P2 क्या हो जाएगा हमारा, ये लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 होगा। ठीक, तो इसका मतलब हमारा जो P1 अपॉन P2 रिजॉल्विंग पावर का रेशियो आ गया वो हमारा क्या आ गया, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। लेमडा 2 हमारा कितना दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रम है। ठीक, और लेमडा 1 हमारा कितना है, ये हमारा 4000 एंगस्ट्रम में है। ठीक, तो एंगस्ट्रम और एंगस्ट्रम हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसको कैंसिल करके देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 6/4 हो गया, तो 6/4। तो ये हमारा रेशियो आ गया P1 अपॉन P2। तो इसको कैंसिल करके 3/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 3:2। ओके, तो ऑप्शन अगर चूज करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसके लिए, इस केस के लिए। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, क्या करा 1 किलोमीटर से हमारा क्या करा ड्रॉप कर रहा। ठीक, तो ये हमारा 1 ग्राम उसका मास है। ठीक, क्या करा, इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। वो जो हमारा ड्रॉप है वो हमारा ग्राउंड को 50 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है, और जी को हमको कांस्टेंट लेना है इसके विथ ए वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा है वैल्यू। ठीक है, तो विथ ए वैल्यू ऑफ हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स ये हमको निकालना है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। ठीक, तो अब देखो वर्क डन बाय द पहला पार्ट अगर देखें तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा हमारा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू mgh। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करता है, mgh। ठीक, तो मास हमारा कितना 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ kg इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड लेना। ठीक, और हाइट कितना 1 किलोमीटर यानी 1 × 10⁻³ यानी 1000 मीटर हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 जूल आ गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया वर्क डन बाय दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब हमको निकालना क्या है सेकंड में, वर्क डन बाय दी एयर रेजिस्टिव। ठीक, तो वर्क डन बाय दी एयर रेजिस्टिव कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक, तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा क्या कि इनिशियल हमारा क्या है टोटल वर्क डन mgh। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा
फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा जो है एम वी स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टिव, ठीक है, एयर रेजिस्टिव इसका वर्क डन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन, मतलब टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन ये हमारा निगेटिव वर्क होगा। तो एम जी एच माइनस डब्ल्यू ए इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, इसीलिए डब्ल्यू ए को इधर ला दिए, ठीक। यहाँ से डब्ल्यू ए निकाल दिए। तो डब्ल्यू ए के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए तो यहाँ पे अगर देंगे तो हमारा एम जी एच कितना आ गया था, 10 जूल। तो ये 10 जूल हो गया माइनस काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे तो हाफ एम, एम हमारा कितना 10⁻³ kg है, इंटू वी स्क्वायर, वी हमारा कितना दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ 50 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया 50 × 50, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया 10 जूल माइनस ये कितना हो गया 2500, 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 1.25। तो ये कितना हो गया हमारा 8.75, ये हो गया वर्क डन बाय दी एयर रेजिस्टिव। अब क्या है, एयर रेजिस्टिव का वर्क डन नेगेटिव होता है, क्यों, अब देखें तो हमारा जैसे पार्टिकल अगर इधर आ रहा है, ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, तो एयर रेजिस्टिव फोर्स हमारा ऊपर लगता है, हमेशा ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, एफ डॉट डी एक्स वर्क डन होता है, तो दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। तो ये इसलिए हमारा नेगेटिव वर्क डन होता है। तो साइन के साथ अगर लिखेंगे वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टिव फोर्स, तो क्या होगा माइनस 8.75 जूल होगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो 10 जूल और माइनस 8.75 जूल हमारा आंसर हो। एंड द टेम्परेचर इज डबल, तो पावर रेडिएटेड क्या हो जाएगी, वॉट में। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 0.12 मीटर। पावर जो दे रखी थी हमें वो दे रखी थी 450 वॉट, टेम्परेचर दे रखा था हमें 500 केल्विन। अब क्या किया, जो रेडियस है वो हाफ कर दिया, यानी r1/2 इक्वल्स टू 0.06 मीटर, और जो टेम्परेचर था T2 वो डबल कर दिया, यानी 1000 केल्विन, और हमें P2 निकालना है। तो जो P1 है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा इंटू T1 की पावर 4 पाई R1 स्क्वायर, और जो P2 है वो भी है सिग्मा इंटू T2 की पावर 4 पाई R2 स्क्वायर। इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो P2/P1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T2/T1 की पावर 4 इंटू R2/R1 की पावर 2। तो यहाँ से जो P2/P1 है वो कितना आ जाएगा, T2/T1 क्या हो जाएगा 16, और R2/R1 क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से जो P2 है वो कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ P1, और P1 जो दे रखा था मैं 450 वोट, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 1800 वोट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। तो डी इज द आंसर। 3m and m respectively are connected by a massless and next टेंसाइल स्ट्रिंग से हमारा कनेक्टेड है, ठीक है, नॉन टेंसाइल होगा यहाँ पे, ठीक, नेक्स्ट टेंसाइल नहीं, यहाँ पे हमारा नॉन टेंसाइल होगा, ठीक। मतलब ये जो ये है इलास्टिक नहीं है, मतलब ठीक है, स्ट्रेच नहीं हो सकता है स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्या करा हमारा कि यहाँ पे होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, ठीक है, जैसा कि हमको फिगर में दिया हुआ कि स्प्रिंग से होल सिस्टम को स्ट्रेच कर दिया। पूछ रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट आर रेस्पेक्टिवली। ए और बी का हमको ये एक्सेलरेशन बताना है जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अभी क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा mg, ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा होगा हमारा 3mg, ठीक, और यहाँ पे क्या लग रहा है, इसके कारण इधर जो लग रहा होगा स्प्रिंग कॉन्स्ट, यहाँ पे स्प्रिंग का मान लो k x लग रहा होगा, ठीक है, स्प्रिंग का फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इस साइड जो है हमारा क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक, स्प्रिंग फोर्स, और ये वायर में टेंशन, सॉरी ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेंशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो हमारा ये टेंशन टी लग रहा है ऊपर, इस पे लग रहा है टेंशन टी नीचे, ठीक है, और ये ऊपर लग रहा है इस पे स्प्रिंग फोर्स के एक्स, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें तो क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे स्प्रिंग को कट करेंगे, ठीक, तो हमारा टेंशन गायब हो जाएगा, मतलब इस पे जो टेंशन लग रहा था वो टेंशन गायब हो जाएगा, इस पे जो टेंशन लग रहा था वो टेंशन गायब हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्या कंडीशन है, तो इस पे जो ये अभी क्या है, फुल्ली इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, तो इक्विलिब्रियम में तो यानी mg इज इक्वल टू टेंशन, तो ये हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा mg,
ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इस ब्लॉक ए पे अगर देखें तो क्या हमारा ये स्प्रिंग फोर्स है, तो इसको मान लेते हैं एफ एस। तो क्या हो जाएगा हमारा एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टेंशन प्लस 2 ये हमारा 3 mg हो जाएगा, ये 3 mg। ठीक, तो ये हमारा 3 mg हो गया। ठीक, और टेंशन का वैल्यू mg था, तो mg प्लस 3 mg। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारे को, ये एफ एस इज इक्वल टू आ गया 4 mg। ठीक, 4 mg ये हो गया। अब देखो अभी तो ये रेस्ट में था और इतना इतना फोर्स लग रहा था इस पे। ठीक है, अब जैसे ही हमारा क्या हुआ, ये हमारा कट किए। ठीक, जैसे ही हमारा स्ट्रिंग को कट किए तो हमारा टेंशन लगना बंद हो गया। जैसे ही टेंशन लगना बंद हुआ तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है हमको, मास m पे। जैसे m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे हमको mg तो लग ही रहा नीचे, और ऊपर टेंशन जो लग रहा था वो अब 0 हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है mg। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया g। ठीक है, तो हमारा मास m पे जो एक्सेलरेशन आया वो g आया। अब हम 3m का बात करते हैं, 3m मास। ठीक है, तो इस पे कितना लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स एफ एस ऊपर लग रहा था और नीचे क्या लग रहा था, नीचे हमको लग रहा था 3 mg, ये तो लगेगा ही, और टेंशन जो लग रहा था वो हम 0 हो गया इस कंडीशन में। ठीक, कट करने के बाद तो इसका जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा हमारा एफ एस माइनस 3 mg बराबर कितना हो गया 3ma। इसका मास हमारा 3ma इंटू ए हो गया। ठीक, एफ एस कितना है 4 mg, यहाँ पे 4 mg। ठीक, तो 4 mg माइनस 3 mg यानी mg इज इक्वल टू 3ma। तो इसका एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा g/3 आ गया। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमको, ए और बी का क्या पूछ रहा था, एक्सेलरेशन पूछ रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, तो ए का एक्सेलरेशन क्या आ गया, ए हमारा ये है, तो इसका एक्सेलरेशन हमारा आ गया था g/3, और बी का एक्सेलरेशन क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन g आ गया था, g/3 और g आ गया था। ठीक, तो ये हमारा एक्सेलरेशन था ए का और ये एक्सेलरेशन था बी ब्लॉक का। ठीक, तो g/3 और g यानी g/3 और g, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। राइट, पर मीटर। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ दैट सोलेनॉइड दिया है कि 100 टर्न कॉइल ऑफ द रेडियस 0.01 मीटर, इसका रेडियस दिया है 0.01 मीटर, प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनॉइड। बोल रहा है कि एक बड़े वाला सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक छोटा सोलेनॉइड उसके सेंटर पे जो कि कोइंसाइड कर रहा है उसके सोलेनॉइड एक्सिस से। ठीक है, उस पे रख दिया गया है जिसका रेडियस 0.01 मीटर है। ठीक है, हमें बोल रहा है द करंट इन द सोलेनॉइड जो है रिड्यूस कर रहा है एट द रेट 0 से 4 एम्पियर तक इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो हमें दिया है कि रेजिस्टेंस दे दिया है कॉइल का, तो हमें पूछ रहा है कि टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि चार्ज निकाला है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो हमें जो बड़ा सोलेनॉइड है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये सोलेनॉइड है और इसका ये क्या है, एक्सिस है, ये हमारा क्या हो गया एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सोलेनॉइड है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इस बड़े वाले के कारण यहाँ पे सोलेनॉइड मतलब इसमें छोटे वाले जो कोइंसाइड कर रहा है इसके एक्सिस से, सोलेनॉइड एक्सिस से, उसमें चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो ये है हमारा सोलेनॉइड एक्सिस। ठीक है, तो अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है बड़े वाले सोलेनॉइड को N1 मानते हैं। ठीक है, उसको N2 नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमें N1 इक्वल टू दे दिया है 2 × 10⁴। सिमिलरली N2 इक्वल टू दे दिया है 100। ठीक है, और यहाँ पे इसका डायमीटर R1 ये दिया है हमारा 0.1, इसको लिख सकते हैं। अगर ये डायमीटर दिया है 0.1 मीटर, तो रेडियस कितना होगा, 0.1 है तो 1/20 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली R2 अगर इसका रेडियस निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर है तो 1 रेडियस है तो 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिया है कि करंट जो हो रहा है, रेट ऑफ करंट दिया है di/dt 5 सेकंड में 0.05 सेकंड में 0 से 4 जा रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं di/dt कहाँ से जा रहा है, ये 0 एम्पियर से 4 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो टोटल चेंज कितना हुआ है 4 एम्पियर का, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल 4 - 0, और ये टोटल कितना 0.5 सेकंड, तो यहाँ से आ गया 4 /
0.05, तो यहाँ से इसको करेंगे तो 100 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो कट जाएगा 100, 20 बार में, तो ये टोटल आ जाएगा 80। ठीक है, तो हमें di/dt दे दिया है क्वेश्चन में 80। ठीक है, अब यहाँ से हमें रेजिस्टेंस दे दिया है 10 पाई स्क्वायर ओम। ठीक है, अब हमें निकालना है चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से इसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है, इस छोटे में क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, ई इक्वल टू होता है म्यूचुअल इंडक्शन इनटू di/dt। ठीक है, और एम क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट n1 n2 a/l। अब यहाँ क्या होगा A2। ठीक है, क्योंकि हमें बड़े वाले कारण इस छोटे में जो सोलेनॉइड एक्सिस पे है, कोइंसाइड कर रहा है, इसमें हमें निकालना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट n1 n2 a2/l इंटू di/dt। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो E इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁻7। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 10⁻4 दिया है। ठीक है, इंटू दिया 100। अब A2 छोटे वाले इसका रेडियस निकालना है, तो क्या है, हमें एरिया निकालना है, रेडियस दिया है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पाई, अब r दिया है 1/100, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड लेंथ इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे di/dt का हम वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पे 80। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से E का वैल्यू आ जाता है 640 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना है कि उससे कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो हमें ईएमएफ पता चलेगा इतना, तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। ठीक है, और I क्या होता है, V/R, मतलब टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड, E डिवाइड R इंटू टाइम। ठीक है, तो ईएमएफ हमें पता है 640 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है R इक्वल टू 10 पाई स्क्वायर, 10 पाई स्क्वायर। ठीक है, और हमें कितने टाइम तक निकालना है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है 0.05 सेकेंड, 0.05। ठीक है, अब यहाँ से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अब 64 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 5 इंटू ये क्या है, इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 24 30 32, तो ये आ गया 10⁻⁻7। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 32 इंटू 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁻6 क्या है, ये माइक्रो है, तो यहाँ से हमारा Q क्या आ गया, 32 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। डिस्क विथ एंगुलर वेलोसिटी ω1 एंड ω2, क्या करा, हमारा दो डिस्क है। ठीक, दोनों का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। ठीक, और उसको वो जो है हमारा रेगुलर एक्सिस पे हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, रोटेट कर रहा है, और जो कि हमारा प्लेन ऑफ डिस्क के परपेंडिकुलर है। ठीक, अगर हम इसको एनालाइज करें तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा कि मान लो ये हमारा एक डिस्क है। ठीक, और इसके परपेंडिकुलर हमारा एक एक्सिस है। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक एक्सिस है। ठीक, ये एक्सिस ऊपर की डायरेक्शन में भी नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक, तो ये मानो ये इस तरह से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, ये हमारा इस एक्सिस पे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे करके रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक, ये ω1 से। ठीक, इसी तरह हम मान लेते हैं कि एक और जो है हमारा ω2 का एक दूसरा ये है, दूसरा इस तरह से, और ये हमारा क्या कर रहा है, ω2 से मूव कर रहा है। ठीक है, ω2 से, ये हमारा हो गया इसका एक्सिस हो गया। ठीक, तो अब हम ये कर रहे हैं कि हमारा क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये हम मान लिए I1 और ये मान लिए I2, दोनों का सेम है, तो दोनों I मान लिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब क्या आ रहा है क्वेश्चन में कि दे आर ब्राउट इनटू द कॉन्टैक्ट, दे आर ब्राउट इनटू कॉन्टैक्ट
फेस टू फेस। क्या कर रहा है हमारा, इसको फेस टू फेस दोनों को कॉन्टैक्ट में ला रहा है, कॉन्साइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को कॉन्साइड करके फेस टू फेस ला जा रहा है, ठीक है। तो उस इसलिए जो इस केस में हमको क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, हमारा इस प्रोसेस के दौरान कितना एनर्जी लॉस होगा ये हमको बताना है, ठीक। तो अब देखो इसमें होता क्या है कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारा, लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू डेल्टा के ई, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारा, अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू आई इफेक्ट, आई इक्विवेलेंट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ओमेगा हमारा क्या होगा, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2, तो रिलेटिव ओमेगा क्या होगा, ओमेगा -1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा। और आई इक्विवेलेंट हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एक तरह से रिजल्ट है, इसका यूज करना, ठीक। एग्जाम में जब भी आएगा तो हमको ये चीज़ याद रखना होगा कि जो हमारा एनर्जी लॉस होता है वो क्या होता है, हाफ आई इक्विवेलेंट रिलेटिव ओमेगा का स्क्वायर होता है, ठीक। आई इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा, I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दोनों का आई सेम है, इसका आई और इसका आई, तो क्या हो जाएगा ये आई इंटू आई स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा 2i, तो ये कितना हो गया I/2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे रख दिया आई इक्विवेलेंट की जगह I/2, यानी ये क्या हो गया 1/4 आई इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। इतना हमारा क्या हो गया, ये हमारा चेंज इन एनर्जी हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन अगर चूज करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। वेलोसिटी है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर दिया हुआ है, इज गोइंग टू टेक टाइम t1 टू कवर डिस्टेंस, ठीक। ऑन द another day if c remains stationary on the moving accelerator, means accelerator इस बार मूव कर रहा है but c remains stationary, here it is written over there, then the accelerator take up the time t2, ठीक, same distance that is travel करने में, now it is taking the time t2, the time taken by her to walk up on the moving accelerator, okay, जब accelerator मूव भी कर रहा है और वो वॉक भी कर रही है तो कितने टाइम में she will cover the distance, ओके। हम लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है वो समथिंग l है, ओके, l डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर वेलोसिटीज निकाल लेते हैं। पहले जो भी हमारा वेलोसिटी होगा, यहाँ पे वेलोसिटी, ये l डिस्टेंस ट्रेवल करने में सी इज गोइंग टू टेक द टाइम t1 व्हेन सी वॉक्स ऑन स्टेशनरी एक्सीलरेटर। इसका मतलब जो भी वेलोसिटी है ऑफ प्रीति का, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हमारा दिया हुआ है यहाँ पे एक्सेलरेटर, ओके, एक्सेलरेटर ये दिया हुआ है, इसको हम नोट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ एक्सेलरेटर इज गिवन एज l/t1, हमने l डिस्टेंस लिया, टाइम टेकन, तो ये हमारा वेलोसिटी दे देगा, ओके। सेकंड केस में क्या है, नाउ जो भी वेलोसिटी होगा, अब नाउ सेकंड केस में हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ, ओके, जो भी एक्सेलरेटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होगा, l डिस्टेंस कवर करती है सेकंड टाइम एंड c टेक्स द टाइम t2, और इस टाइम है क्या, ये सीधे लिखा हुआ है इफ c रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब कि केवल एक्सेलरेटर के पास वेलोसिटी है, c इज स्टेशनरी ऑन द एक्सेलरेटर, ओके। सो द वेलोसिटी विल बी l, दैट इज सेम डिस्टेंस l ट्रेवल हो रहा है इन द टाइम t2, सो इट विल बी l/t2, ओके। देन हमको फाइंड आउट क्या करना था, यदि एक्सेलरेटर मूव कर रहा है एंड c इज वॉकिंग, देन अब हम फाइंड कर लेते हैं वेलोसिटी। जो हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ प्रीति इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर इन ग्राउंड फ्रेम, ओके। तो यहाँ पे द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर इज गिवन l/t1, ओके। वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, दैट इज v इजी दिया हुआ है, ये हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है, सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा प्लस l/t2, ओके। अब नाउ हमको फाइंड आउट करना है, ये वेलोसिटी ऑफ प्रीति है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक ऑफ ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, ठीक। अब कितना टाइम लगेगा, लेट कर रहा हूँ कि वो t टाइम लेती है, ठीक, लेट किया हमने, सी इज गोइंग टू टेक टाइम t टू कवर अप डिस्टेंस अगेन सेम रहेगा, ओके, डिस्टेंस जो रहेगा हमारा l रहेगा, ठीक। तो हमारा इस बार क्या होगा,
देख लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइम जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, सीधे L डिवाइडेड बाई टी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, इज इक्वल्स टू L बाई T1 प्लस L बाई T2। ओके, इसका मतलब जो भी L डिस्टेंस है, समथिंग डिस्टेंस इज गिवन इफ L, then velocity of Preeti will be in the same direction, okay, and velocity of accelerator will be also be in the same direction. So L P सब पॉजिटिव होंगे तो we are going to take positive, और यहाँ पे जो नेगेटिव था इस साइड है पॉजिटिव हो गया, we are going to 8। तो ये हमारा आ गया velocity of Preeti with respect to ground, okay। तो सिमिलरली हमको टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अपॉन द मूविंग एक्सीलेटर, कितना टाइम टेकन बाय हर टू वॉक करती है मूविंग एक्सीलेटर में, तो कितना टाइम लेगी, दैट इज, तो जो भी हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, दैट इज दोनों वेलोसिटी 8 हो जाएगा, तो जो वो एक्सीलेटर के रिस्पेक्ट में ट्रेवल करती है, दैट इज, एंड एक्सीलेटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। तो मतलब किस वेलोसिटी से वो कवर करेगी डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ प्रीति टोटल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इतना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू एड L बाई T1 प्लस L बाई T2। अब यहाँ से हम T निकालते हैं, L विल कैंसिल आउट, तो आएगा 1 अपॉन T इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा T1 प्लस T2 अपॉन T1 इंटू T2। ओके, फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ओके, तो यहाँ पे बस ऑप्शन मैच कराते हैं, तो ऑप्शन T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, सो इट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस यही था कि यदि वो मूव करती है ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर, सी वॉक ऑन द मूविंग एक्सीलरेटर, तो जो फर्दर उसका वेलोसिटी हो जाएगा प्रीति का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, ग्राउंड, वो क्या हो जाएगा, गोइंग टू एड अप, मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर ग्राउंड फ्रेम में प्लस वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर, दोनों ऐड होंगे, तो वही हमने यहाँ पे निकाला कि टोटल वेलोसिटी ऑफ प्रीति का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का होगा गोइंग टू 8, दैट इज L बाई T1 L बाई T2। तो ये फाइनल हमारी वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी T1 T2 के टर्म्स में इतना होगा, तो हम सिंप्लीफाई करके वी कैन इजिली गेट T। सो ऑप्शन बी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू। एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विथ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, ठीक है। क्या रहा है हमारा, जो रोप जो है वो रोप 30 न्यूटन फोर्स से पुल किया जा रहा है, तो हमारा उसका क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक। अब हमको इसको अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करें, तो जैसे मान लो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल है और इस पर जो हमारा वॉन्ड हो रहा है, तो वॉन्ड हो रहा है, तो जैसे मान लो इस रेट से हमको वॉन्ड हो रहा है एक इस पे, ठीक है। तो होगा क्या कि हमारा यहाँ से अगर बात करें इस तरह से, तो ये हमारा यहाँ पे वॉन्ड हो रहा होगा, ठीक, रोप का, और यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा फोर्स जो लग रहा है वो हमारा 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है रोप पे, ठीक। तो ये हमारा रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारा क्या कर रहा है, और मास इसका m मान लेते हैं, ठीक है, मास इसका m मान लेते हैं, m इक्वल टू 3 kg हो गया, और R इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा R इक्वल टू दिया हुआ 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, ठीक, और हमारा इसका मास दिया हुआ है 3 kg, ठीक है, ये हो गया मास। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो फोर्स लग रहा है, अब इसका ये जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, होलो सिलेंडर, यहाँ पे देखें तो होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लेते हैं आई है, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा होलो सिलेंडर के लिए, तो mr² हो जाता है, ठीक। सारा मास इसके सरफेस पे होता है, ठीक, होलो मतलब बीच में होलो मतलब बीच में कोई मास नहीं है, तो सारा मास सेंटर से कितना r डिस्टेंस पे है, तो mr² हो गया, ठीक। तो इसको निकाल दिए, और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, ठीक। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू अल्फा, और टॉर्क होता है फोर्स, हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पे F, और ये कितना डिस्टेंस है सेंटर से, R डिस्टेंस है, ये हो गया F इंटू R इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे I इंटू अल्फा, ठीक। तो यहाँ से हम अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा क्या आ गया हमारा F इंटू R अपॉन I, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स F इंटू R अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है mr², ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा F बाई mr, ये हो गया अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स हमारा 30 न्यूटन का दिया हुआ है, ठीक, मास हमारा 3 kg का दिया हुआ है, ठीक, इनटू आर हमारा कितना 0.4 मीटर का है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा कितना 10/0.4 यानी 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, ये अल्फा है, तो यानी ये हमारा रेडियन हो जाएगा, ठीक है, यूनिट में। तो ये 25 रेडियन पर मीटर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ये अल्फा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारा यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, राइट। A small angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale.
then the angle theta is given by, so L क्या है, L is the light source that is given in the question. So question में दिया कि when the light beams are incident normally on the plane mirror, it gets reflected back to the point from which it is coming. So हमने जब when the plane mirror को हम रोटेट करेंगे हम एंगल थीटा से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और द बीम that will rotate by 2 theta from the refraction at the plane surface theory. So from the reflection at plane surface theory, तो रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस का थ्योरी यूज़ करके हमारा अगर थीटा हमारा चेंज कर रहे हैं हम एंगल फॉर दी प्लेन मिरर, तो हमारा 2 थीटा एंगल चेंज होगा फॉर दी डिफ्लेक्शन. सो सपोज ये हमारा प्लेन मिरर है एंड दिस इज द सरफेस. रे सपोज यहाँ से यहाँ आ रही है, रेज आर कमिंग लाइक दिस, तो ये नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट पे. अब हमने इसको थीटा एंगल से मूव कर दिया, थीटा एंगल से इसको घुमा दिया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा. तो प्लेन मिरर का इनिशियल एंगल ये था, इनिशियल पोजीशन दैट इज इनिशियल, और ये क्या है दैट इज दिस इज फाइनल. सो इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, एंगल थीटा से हमने इसको मूव किया है. तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो अब कितना एंगल पर हो जाएगा. इनिशियली तो ये प्लेन सरफेस था, तो यहाँ से रे आ रहा है तो वापस भी चला जाएगा. अब जब चेंज किया तो ये रे ऐसे आएगा और डिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, और ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल भी हमारा थीटा. तो टोटल क्या एंगल हो गया ये हमारा, दैट विल बिकम 2 थीटा. सो फिगर्स हम क्या दे सकते हैं, इसको हम नंबर नेम देते हैं बी एस, और ये सपोज लेंथ एल, दिस इज ओ, और ये डिस्टेंस क्या है एक्स, और ये हमारा वाई है. सो फ्रॉम द फिगर हम क्या देख सकते हैं, tan ऑफ 2 थीटा ये वाला, ये क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स एंड इज इक्वल टू बी एस अपॉन एस ओ. सो अगर एंगल हमारा 2 थीटा इज वेरी स्मॉल, देन 2 थीटा tan 2 थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, और थीटा क्या हो जाएगा y अपॉन 2x. सो हमारा जो सोल्यूशन दैट इज थीटा इज इक्वल टू y बाई 2x, दैट इज ऑप्शन. तो कहा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, इस सिस्टम का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है. ठीक है, सबसे पहले आपका हिंट के तौर पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ट्यूब है आपका वन एंड से क्लोज्ड है. ठीक है, जब अगर ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड होता है, जब आपका ट्यूब जो होता है वो क्लोज्ड होता है एट वन एंड, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. और इसकी खासियत क्या होती है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की खासियत ये होती है आपकी कि ये जो होते हैं आपके ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये आपके ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस करते हैं. ऑड हार्मोनिक का मतलब अगर आप समझो तो लेट से सपोज करो कि इसका अगर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर म्यू नॉट होगा, तो जो दूसरा फ्रीक्वेंसी होगा ऑड में क्या होगा, तो 3 म्यू नॉट होगा, फिर इसके बाद आपका 5 म्यू नॉट होगा, और ऐसे सीक्वेंस में चलते रहेगा. ठीक है, अब अगर मैं मतलब इनमें से किसी का भी मैं डिफरेंस निकालूंगा, जैसे मैं आप 3 म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट करो या फिर 5 म्यू नॉट माइनस 3 म्यू नॉट करो, अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे दो लगातार, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव हार्मोनिक के बीच में निकालेंगे, तो दो कंसेक्यूटिव हार्मोनिक के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपका ये 2 म्यू नॉट के बराबर आएगा. ठीक है, और आपका क्वेश्चन में जो आपके दो नियरेस्ट आपके हार्मोनिक दे रखे हैं, वो आपके दो नियरेस्ट हार्मोनिक आपका एक 220 हर्ट्ज है, और इसके जस्ट आगे वाला जो है हमारा वो 260 हर्ट्ज है. तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा आपका आ जाएगा 260 एंड माइनस का कर लेंगे 220. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली 40 हर्ट्ज के बराबर. ठीक है, और यही 40 हर्ट्ज किसके बराबर है, यही 40 हर्ट्ज आपका बराबर है 2 म्यू नॉट के. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेट करेंगे 2 म्यू नॉट को अगर 40 हर्ट्ज से, तो हमारा यहाँ से देख सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट जो आ जाएगा, जो कि हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो आपका 20 हर्ट्ज के बराबर आएगा. अगर ऑप्शन से बात करेंगे तो बनाया है, ये डिस्पर्जन जो प्रोड्यूस करता है उसमें कोई डेविएशन नहीं है. ठीक है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, यानी इन दोनों के मिलकर टोटल डेविएशन 0 है.
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो सेकंड प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मान लो ये हमारा एक प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है तो इस तरीके का दिखेगा कुछ, और हमारा दूसरा प्रिज्म होगा कुछ इस तरीके से होगा वो। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे इस तरीके से प्रिज्म है। एक इसी तरीके का हमें बनाना होता है जब हमें डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, अब क्या यहाँ से कोई अगर रे आएगी यहाँ पे किसी एंगल पे, तो इसमें अंदर होगा जो भी डिस्पर्जन और डेविएशन है, लेकिन टोटल डेविएशन खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो रे निकलेगी और यहाँ से जो रे गई है उनके बीच में कोई डेविएशन नहीं होगा, और यही हमें पता करना है, यही हमें बनाना है ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रिज्म है, इसका एंगल ए भी दिया है और म्यू भी दिया है। A1 की वैल्यू दी है हमें 10 डिग्री। ठीक है, और म्यू1 की वैल्यू दी है हमें 1.42। दूसरे का हमें म्यू2 दिया है 1.7 और A2 हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है प्रिज्म में वो लगाएंगे, और दोनों का डेविएशन प्लस करके 0 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, और जो डेल्टा टोटल है हमारा इसमें डेल टी इज इक्वल टू 0, वो क्या है डेल 1 माइनस डेल 2। माइनस इसलिए क्योंकि दूसरा प्रिज्म उल्टा है तो इसका इफेक्ट जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये इनका सम 0 है। ठीक है, तो डेल 1 की वैल्यू क्या होगी, डेल टी हम लिख देते हैं, डेल टी इज इक्वल टू डेल 1 में क्या होगा म्यू1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस डेल 2 क्या होगा म्यू2 माइनस 1 इंटू A2, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो हम इसे अगर इधर लाएं तो A2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो क्या होगी म्यू1 माइनस 1 इंटू ए अपॉन म्यू2 माइनस 1। ठीक है, तो म्यू1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1.42, तो 1.42 माइनस 1, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 10 डिग्री अपॉन म्यू2 की वैल्यू दे रखी है हमें 1.7 और माइनस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये बचेगा हमारा 0.42 इंटू 10 अपॉन 0.7। ठीक है, तो 0.6 हो गया इंटू 10, यानी कि ये हो गया हमारा 6 डिग्री। यानी A2 जो है हमारा के जो दूसरा प्रिज्म है हमारा उसका जो एंगल है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म कुछ एल लेंथ होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगी। अब हमने मेल्ट करके उसे n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ कर दिया, मतलब अब जो है मेरी लेंथ हो गई n टाइम्स एल NL। तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो R डैश की हमें वैल्यू बतानी है कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हम जानते हैं सबसे पहले तो R इज इक्वल टू होता है रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ L, मल्टीप्लाइंग L in numerator and denominator both, in numerator and denominator दोनों में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरी R की वैल्यू हो गई रो इंटू L अपॉन A इंटू L। तो हुआ क्या, A इंटू L मेरा क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है मेरा वॉल्यूम। तो रो अपॉन यहाँ वॉल्यूम आ गया और ऊपर L स्क्वायर आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि हमने मेल्ट किया था, तो मेल्ट करने का मतलब है कि वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, इसकी अगर वॉल्यूम V थी तो इसकी भी वॉल्यूम V रही होगी, तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। अब मटेरियल सेम है तो रो भी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L स्क्वायर के, तो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर मेरा लेंथ n टाइम्स हो गया है तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस जो है R डैश वो हो जाएगा NL का n इंटू L का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया R डैश जो है वो n स्क्वायर R हो गया। इसका मतलब जो मेरी न्यू रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स प्रीवियस रेजिस्टेंस n स्क्वायर R हो गया। तो हमारी R डैश की वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर बी। ये है हमारा एल, ठीक है। और आपको पता है एल्गे जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं, ए भी होता है और बी भी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी दोनों होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा जब भी इसका फोटोसिंथेसिस होगा। इस साइकल्स जो है ये तो हमारा क्या है
जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, सॉरी इसको हम सही कर देते हैं, जिम्नोस्पर्म। अब ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक मॉडिफाइड प्लांट है या हाईली डेवलप्ड प्लांट है, ये भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। नॉस्टॉक, अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। देखो ये है हमारा एक साइनोबैक्टीरिया, ओके, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ओके। कैसे फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके पास पिगमेंट होता है, कौन सा, क्लोरोफिल ए, बी नहीं होता, सिर्फ ए। अब क्लोरोफिल है तो ये भी क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कब, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बचा हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखो ऑटोट्रॉपिक ये भी है, यानी कि अपना खाना खुद ही बना रहा है, ठीक है, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं, उसकी वजह से हमें पता लग जाएगा। सबसे पहली बात, इसमें जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, उसको हम लिख लेते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल है। इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है बैक्टीरियो विरिडेन, ठीक है। तो हमने इसके दोनों के नाम लिख लिए इसके पिगमेंट के। अब इसकी हम रिएक्शन देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। 6CO2 प्लस 12H2S, ठीक है, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा पिगमेंट अपना, फिर 6H12O6 ये ग्लूकोज बन गया, 6H2O वाटर बन गया, ठीक है, प्लस 12S ये आ गया हमारे पास सल्फर। यानी कि ये जो होता है हाइड्रोजन के लिए, इसका जो सोर्स होता है वो कौन सा यूज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है, ठीक है। हाइड्रोजन डोनर के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करता है यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड। नॉर्मली केसेस में क्या यूज होता है, H2O, ठीक है, इसलिए क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। लेकिन ये क्या रिलीज कर रहा है, हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसलिए हमारे पास, ठीक है, ग्लूकोज तो आ गया, यहाँ पे वाटर भी रिलीज हो गया। अब हमें पता है कि इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में रिलीज क्या हो रहा है, सल्फर, ठीक है। तो हमें यही बताना था कि जो ऑर्गेनिजम्स है, द गिवन ऑर्गेनिजम्स ऐसा है जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। हमने उसका फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल, सॉरी रिएक्शन यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। नॉर्मल वाला जो होता है वो तो आपको पता ही है, अगर आपको कंपेयर करने के लिए लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं। वो कैसा होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, C6H12O6 प्लस 6H2O और 12 यहाँ पे 6O2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ